नंदिनी की शादी वीरपुर नामक गांव में हुई थी। 2 दिन बाद ही नंदिनी की पहली रसोई थी, यानी उस दिन रसोई की सबसे पहली मिठाई नंदिनी को बनानी थी। लेकिन उसी दिन जन्माष्टमी का त्योहार भी था, जिसकी वजह से नंदिनी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। नंदिनी बेटा, क्या सोचा है तुमने? 2 दिन बाद अपनी पहली रसोई में क्या मिठाई बनाकर खिला रही हो? पिताजी, आप सबको जो भी पसंद है मैं वो सब बनाऊंगी। बताइए आप क्या खाएंगे? चाहे जितनी भी मिठाई बनाना, मगर याद रखना उस दिन जन्माष्टमी है। रसोई की पहली मिठाई से ही कान्हा जी का भोग लगाना है। मम्मी जी, मुझे याद है और मैंने तो उसकी तैयारी भी कर ली है। कृष्ण जी का भोग देखकर आप खुश हो जाओगी। लेकिन हमारे घर में रिवाज है, कृष्ण जी का भोग घर की बड़ी ही बनाती है और अपने हाथों से कान्हा को भोग लगाती है। लेकिन उस दिन तो नंदिनी की पहली रसोई है, तो पहली मिठाई तो नंदिनी ही बनाएगी ना। तभी राघव भी काम से वापस आ गया। उसने सुना कि माँ और पापा के बीच किसी बात को लेकर बहस चल रही है। अरे भाई, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा है आज घर में? क्या बताऊं बेटा, नहीं बहू आए अब 10 दिन भी नहीं हुए हैं। मेरी तो अब जरूरत ही नहीं रही है। कुछ बोल भी दूं तो तुम्हारे पापा को बुरा ही लग जाता है। बेटा तुम ही बताओ, 2 दिन बाद नंदिनी बिटिया की पहली रसोई है और उसी दिन जन्माष्टमी भी है। अब पहली रसोई पर सबसे पहले जो भोजन बनेगा वो तो बहू ही बनाएगी ना। तुम्हारी माँ जिद पर अड़ी है कि जन्माष्टमी पर वो ही सबसे पहली मिठाई बनाएगी। इसमें अड़ने की बात कहाँ से आ गई भला? आज तक यही होता आया है ना। जब तुम्हारी दादी थी तब भी वो ही जन्माष्टमी पर सबसे पहले मिठाई बनाती थी और अब उनके बाद मैं ये रस्म करती आ रही हूँ। माँ, जन्माष्टमी तो हर साल आती है, लेकिन नंदिनी की पहली रसोई तो इसी साल आएगी ना। अगले साल से आप फिर से रस्म निभा लेना। हाँ हाँ, तू तो अब बोलेगा ही। सुना था शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं, मगर इतनी जल्दी बदल जाते हैं ये नहीं सोचा था। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, आप ही जन्माष्टमी पर कान्हा जी को भोग लगाना और हर बार की तरह अपने हाथों से बनाना। सरिता ने नंदिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। उसने तुरंत अपनी बेटी निशा को फोन लगाया। कैसी हो माँ? क्या हाल है नई बहू का? आपकी तो खूब सेवा हो रही होगी। सेवा तो छोड़ो, आजकल की बहुएं तो बिना पूछे ही सब फैसले ले लेती हैं। तू इतनी जल्दी क्यों चली गई बेटा? कम से कम तुझे देखकर ही वो कुछ सीख लेती। ये राघव और तेरे पापा तो अभी से उसी की धुन में बोलने लगे हैं। अभी से? अभी तो भाभी को 10 दिन भी नहीं हुए हैं माँ। बस क्या बताऊं, अभी से ये हाल है तो पता नहीं आगे साल भर में क्या से क्या हो जाएगा। मुंह बंद करके ही दिन काटने पड़ेंगे। ऐसी बातें क्यों करती हो माँ? उस घर को आपने बसाया है, वहाँ आपका पूरा अधिकार है। मुझे पता है आप समझदारी से सब हैंडल कर लोगी। जन्माष्टमी की मिठाई तो आप ही बनाओगी। अब वो कैसे करना है ये आपको सोचना है। निशा की बातें सुनकर सरिता को और ज्यादा बुरा लगने लगा। उसे महसूस होने लगा कि नंदिनी जानबूझकर उसे नीचा दिखाना चाहती है। इतने में नंदिनी सरिता के लिए चाय ले आई। माँ जी, आप चिंता छोड़िए और चाय पी लीजिए। ये नाटक करके तू राघव और इसके पापा को बेवकूफ बना सकती है, मगर मैं इतनी आसानी से तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। सरिता का बर्ताव देखकर नंदिनी मायूस हो गई और चुपचाप वहाँ से उठकर चली गई। अगले दिन से नंदिनी जो भी काम करती, सरिता को उसमें कमी नजर आती। शाम को नंदिनी आंगन में धुले हुए कपड़े उतार रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? ये कपड़े सूख गए हैं ना, तो इन्हें उतार कर अच्छे से घड़ी कर देती हूँ। आसपास वाले लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? 10 दिन हुए नहीं, दुल्हन के हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी है और सरिता नई बहू से घर का सारा काम भी कराने लगी है। राघव और उसके पापा को तो अपनी तरफ कर ही लिया है, अब क्या पड़ोसियों के सामने भी मुझे बुरा बनाओगी? माँ जी, आपको मेरे हर काम में इतनी शिकायत क्यों रहती है? आप और मैं अगर मिलकर रहेंगे, मिलकर काम करेंगे तो शांति भी बनी रहेगी और पापा और आपका बेटा भी खुश रहेगा। अच्छा, तो अब तू मुझे ये भी सिखाओगी कि घर में कैसे रहना है, किस बात पर बोलना है और किस बात पर नहीं। मेरा वो मतलब नहीं था माँ जी।
अच्छे से जानती हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। इतना कहकर सरिता अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। नंदिनी मुंह लटकाकर सरिता को देखती रही। इतने में जनक आ गया। नंदिनी, ऐसे उदास क्यों खड़ी हो? कोई परेशानी है क्या? नहीं पिताजी, मुझे कोई परेशानी तो नहीं है, मगर शायद माँ जी को मुझसे कोई परेशानी है। मेरे हर काम में उन्हें कोई न कोई शिकायत रहती है। बेटा, सरिता भी तुम्हारी पहली रसोई को लेकर परेशान है, इसलिए बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। लेकिन उसका दिल बहुत साफ है और तुम्हें पसंद भी तो वही करके लाई थी। नंदिनी को जनक से बात करते हुए एक तरकीब सूझी। जब रात हो गई और सभी खाना खाकर सो गए तो नंदिनी चुपचाप रसोई में चली गई। सरिता को रसोई से खटर पटर की आवाजें आई तो वो फौरन रसोई में पहुंची, लेकिन वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। नंदिनी कल के खाने की और मिठाइयों की तैयारियों में लगी थी। उसने गैस के दोनों तरफ अलग अलग सामान रखे हुए थे। ये सब क्या है? कल के खाने की तैयारी है माँ जी, मेरी पहली रसोई और आपकी जन्माष्टमी की मिठाई। सरिता को कुछ समझ में नहीं आया। कल मैं मूंग दाल का हलवा बनाऊंगी और आप कृष्ण जी के प्रसाद बनाओगी। मैंने पिताजी से पूछ लिया था कि प्रसाद में क्या क्या सामान चाहिए। इस तरफ जो सामान है वो हलवा बनाने के लिए है और उस तरफ जो भी सामान है वो आपके प्रसाद के लिए है। हाँ, तो ये सब तो सुबह भी हो सकता था ना। अगर सुबह ये सब करूंगी तो आपसे सीखूंगी कब? सरिता ने नंदिनी की ओर हैरानी से देखा। मुझे मूंग दाल का हलवा बनाना आता ही नहीं माँ जी, लेकिन राघव ने बताया कि आप बहुत अच्छा हलवा बनाती हैं। मैंने सब सामान तैयार कर दिया है। अब आप यहाँ दूसरे चूल्हे पर प्रसाद बनाते बनाते मुझे बताती रहना कि हलवा कैसे बनाना है। हम दोनों एक ही समय पर जन्माष्टमी और पहली रसोई के लिए खाना बना सकते हैं ना। ये मैंने क्यों नहीं सोचा, क्योंकि आप बस मेरे बारे में ही सोच रही थी ना। ये सुनकर सरिता ने नंदिनी को घूर कर देखा, मगर अचानक उसे हंसी आ गई और नंदिनी और सरिता ने खूब ठहाके लगाए। अगली सुबह जन्माष्टमी वाले दिन जब राघव और जनक उठे तो रसोई का नजारा देखकर हैरान हो गए। नंदिनी और सरिता एक साथ मिलकर मिठाइयाँ बना रही थी और साथ ही खूब ठहाके लगा रही थी। दोनों के मिलकर काम करने की वजह से पूरे घर का माहौल खुशनुमा हो गया। सबने साथ मिलकर कृष्ण जी का भोग लगाया और सभी ने एक साथ बैठकर मिठाई और पकवानों का आनंद लिया। आप लोगों को आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसी ही और कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। बाय बाय, गुड बाय।